प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा का अध्ययन कर रहे थे और हमने सूफी काव्य धारा को 4 अलग अलग क्लासों में पढ़ा था। इससे पूर्व की पिछली क्लास में हमने देखा कि जायसी ने पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत, कानावत, कहरानामा, मसलानामा, चित्ररेखा आदि की रचना की। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य जो जायसी का ही नहीं वरन संपूर्ण सूफी काव्य धारा का, संपूर्ण भक्तिकाल का, संपूर्ण हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, वह है पद्मावत। रानी पद्मिनी के नामकरण पर आधारित पद्मावत 1520 से 1540 की मध्यावधि में लिखा गया, लेकिन इसका रचनाकार संपूर्ण हुआ 1540 ईस्वी में। इस कारण पद्मावत का समय हम 1540 ईस्वी मानते हैं। पद्मावत मत्सवी शैली में लिखा गया तथा इसमें समासोक्ति, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का बहुत अच्छा वर्णन है और समासोक्ति अलंकार की प्रमुखता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे समासोक्ति काव्य कहते हैं। वहीं पद्मावत के अंत में जायसी द्वारा जो चौपाइयां दी गई उसको देखकर नगेंद्र इसे रूपक काव्य कहते हैं। इसी योजना को देखकर नगेंद्र कामायनी और पद्मावत की तुलना करते हुए इसे प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। जैनों की परंपरा, भारतीय प्रेम आख्यानों की परंपरा से जोड़ने के लिए डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन काव्यों को रोमांचित कथा काव्य कहते हैं, कथा काव्य कहते हैं। इस पूरी कहानी को जो हम पढ़ने वाले हैं हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कल्पना और ऐतिहासिकता अर्थात इतिहास। कल्पना और इतिहास, इन 2 भागों में विभाजित करने के उपरांत हम इन्हें संपूर्ण कथा को 2 भागों में पुनः विभाजित कर सकते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। या फिर हम राजा रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक और पद्मावती को प्राप्त करने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी से लेके राजा रत्नसेन के बीच की कहानी को हम वापस से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे भी करके विभाजन कर ले हम, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो पहला भाग इसका रहा है पद्मावत का, वो काल्पनिक रहा है। पहला भाग यानी पूर्वार्ध, जिसके अंदर रत्नसेन पद्मावती का विवाह बताया गया है, ये पूर्वार्ध भाग है और काल्पनिक है। दूसरा भाग जिसमें अलाउद्दीन और रत्नसेन का युद्ध बताया जाता है वो उत्तरार्ध भाग है और ये पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक हमें मिलता है। हालांकि कुछ तथ्यों के साथ उलटफेर किया गया है इसको साहित्य की सरणी में लाने के लिए, रोमांच पैदा करने के लिए। अब हम कथा देखते हैं। पद्मावत काव्य की कथा सिंहल द्वीप से प्रारंभ होती है। इस सिंहल द्वीप में एक राजा होता है जिसका नाम है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन द्वारा शिव की भक्ति करने के उपरांत, शिव कृपा के उपरांत उसे एक पुत्री का जन्म होता है, राजकुमारी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है पद्मिनी अर्थात पद्मावती। यह पद्मावती बाल्यावस्था से ही बहुत ही सौंदर्य और रूपवती कन्या रही। बचपन से सखियों के अतिरिक्त इसका एक अतरंग मित्र एक तोता होता है जो सोने के वर्ण का होता है और उसका नाम होता है हीरामन सुआ। सुआ यानी तोता। यह हीरामन तोता और पद्मिनी आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। हीरामन तोता बड़ा पंडित और वाचाल है और मनुष्य की वाणी में बोलता है। पद्मिनी जब युवावस्था को प्राप्त करती है तो सभी लोग उसके युग के वर को लेकर चिंतित हैं और यही वार्तालाप पद्मिनी द्वारा हीरामन तोते को अपने योग्य वर के बारे में बातचीत करना, इसी वार्तालाप को जब राजा गंधर्व सेन सुन लेता है तो उस हीरामन तोते के ऊपर क्रोधित होता है और राजा के क्रोध को भांपकर तोता सिंहल द्वीप से उड़ के भाग जाता है। जब वह तोता उड़ के भागा तो थकान के कारण कहीं विश्राम करने पर किसी वन के अंदर एक शिकारी बहेलिए द्वारा
पकड़ लिया जाता है। बहेलिया उसे पकड़ के चित्तौड़ का एक ब्राह्मण जो दक्षिण में घूमने के लिए गया था उसको बेच देता है। वो ब्राह्मण चित्तौड़ आता है और उस तोते की प्रसिद्धि को सुन के चित्तौड़ के राजा रत्नसेन 1 लाख रुपए में उस तोते को उस ब्राह्मण से खरीद लेते हैं। उस तोते को जब रत्नसेन अपने समीप रखते हैं तो उसकी वाचालता से प्रभावित हो जाते हैं। किंतु एक दिन जब रत्नसेन आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए राजमहल से बाहर जाते हैं, तब नागमती जो अपने रूप पर बहुत ज्यादा गर्व करती है वह तोते से पूछ लेती है कि मेरे समान अपूर्व सौंदर्य वाली महिला इस विश्व में कहीं है क्या? तब जो वाचालता युक्त हीरामन तोता है वह नागमती को आंसर देता है, जवाब देता है, उत्तर देता है कि एक कन्या जो सिरलदीप की है पद्मिनी, उसके सौंदर्य के आगे आप कुछ नहीं है। वह सूर्य के उजाले के समान है और आप उसके सामने एक अंधेरी रात के समान है। नागमती यह सुनकर तोते पर क्रोधित होती है, किंतु कहीं यह तोता राजा रत्नसेन को पद्मिनी के रूप सौंदर्य के बारे में न बता दे, इस डर के कारण वह तोते को मारने का आदेश एक दासी को देती है। दासी तोते को मारने के लिए ले तो जाती है लेकिन नहीं मारती, क्योंकि उसे राजा रत्नसेन का भय है। दासी उसे अपने घर में सुरक्षित रख देती है। जब राजा रत्नसेन आखिर शिकार से पुनः अपने घर आते हैं तब तोते को न पाके व्याकुल हो जाते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि नागमती ने उसे एक दासी के साथ भिजवा दिया है, तब उस दासी से उस तोते को वापस मंगवाते हैं। दासी से जब तोता वापस आता है तो उस हीरामन तोते से राजा रत्नसेन जानना चाहते हैं कि आखिर घटना क्या घटी। राजा रत्नसेन को जब हीरामन तोता पद्मिनी के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है तो उस सौंदर्य को सुन के राजा रत्नसेन मूर्छित बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब उनमें व्याकुलता विनय उत्पन्न हो जाता है पद्मिनी के प्रेम को लेकर। उनमें तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है कि कैसे भी करके वो पद्मिनी को प्राप्त करें। इसीलिए चित्तौड़ से 16,000 क्षत्रियों को लेकर जोगी वेश के अंदर वो कलिंग की तरफ चले जाते हैं, और कलिंग पहुंचकर वहां से जहाजों के अंदर बैठकर वो समुद्र की यात्रा करते हुए सिरलदीप पहुंच जाते हैं। सिरलदीप पहुंचने के उपरांत राजा रत्नसेन एक शिव मंदिर के अंदर बैठ के मुख्य तथ्य है, सुनिएगा। राजा रत्नसेन जब सिरलदीप पहुंच जाते हैं तब एक शिव मंदिर के अंदर बैठकर पद्मावती के रूप और ध्यान करते हैं, अर्थात पद्मावती का ध्यान लगाते हैं, शिव का नहीं, पद्मावती का ध्यान लगाते हैं। और इतने में जो तोता है हीरामन, वह पद्मिनी को जाकर रत्नसेन के प्रेम की व्याकुलता उनके द्वारा चित्तौड़ से सिरलदीप आना पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उनके शौर्य, उनके साहस के बारे में बताता है, जिसे सुन के पद्मिनी राजा रत्नसेन के शुद्ध प्रेम का अनुभव करती है और रत्नसेन के समान वह भी उनसे प्रेम करने लग जाता है। गुरु हीरामन तोते के द्वारा जब पद्मिनी को ये बातें बताई जाती है तो पद्मिनी गुरु हीरामन तोते के साथ एक संदेश राजा रत्नसेन को भेजती है कि शरी पंचमी के दिन उसी शिव मंदिर में वह आएगी। हीरामन तोता वह संदेश लेकर राजा रत्नसेन के पास जाता है और समय व्यतीत होने में शरी पंचमी का वह शुभ वार आ भी जाता है, किंतु जब पद्मिनी को राजा रत्नसेन साक्षात शिव मंदिर में देखता है तो उसके सौंदर्य से मूर्छित हो जाता है। राजा रत्नसेन के मूर्छित होने में पद्मावती वापस अपने गढ़ सिरलदीप चली जाती है और राजा रत्नसेन व्याकुल हो जाता है। तब पद्मिनी राजा रत्नसेन को कहवाती है कि जिस समय आपको अवसर मिला था आप चूक गए, अब इस गढ़ पर चढ़ो तो मैं आपकी हूं, अर्थात सिरलदीप को आप विजेता बन के जीतो तो मैं आपकी हो जाऊं। राजा रत्नसेन उस चुनौती को सुनकर
सिहलदीप पर आक्रमण करता है। रात के समय शिव की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त करके जब आक्रमण करता है तो युद्ध और गढ़ पे चढ़ना इतना कठिन हो जाता है कि सवेरा हो जाता है और सिहलदीप में जो सैनिक हैं गंधर्व सेन के, वो इनको पकड़ लेते हैं। रत्नसेन को जब बंदी बनाया जाता है और उसे जब सजा देने का वार आता है, उस समय शिव की कृपा से 16,000 जोगी गढ़ को घेर लेते हैं और 16,000 जोगी जब गढ़ पर आक्रमण करते हैं तो शिव, गणेश, हनुमान ये जोगियों का वेश धारण करके युद्ध में भाग लेते हैं रत्नसेन की ओर से। जब गंधर्वसेन की हार निकट होती है, उसी समय गंधर्वसेन शिव को एक जोगी के रूप में पहचान लेता है और उनके चरण पकड़ के कहता है कि पद्मिनी तो आपकी ही है, जिसे आप दें उसे मंजूर है। शिव की कृपा से राजा रत्नसेन और पद्मिनी का विवाह हो जाता है और रत्नसेन चित्तौड़ आके अपनी पहली पत्नी नागवती और दूसरी पत्नी पद्मावती के साथ बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं पद्मावती का उत्तरायण जो इतिहास से सजाया गया है, जिसमें अलाउद्दीन मुख्य पात्र की भूमिका में आ जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने वैवाहिक जीवन में सुखी है और इनके दरबार में एक राघव चेतन नामक एक पंडित है जो जादुई विद्या, सम्मोहन विद्या में माहिर है। पंडितों को, जो और मंत्री होते पंडित कह रहे हैं, और अन्य पंडितों मंत्रियों को नीचा दिखाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए राघव चेतन दिन के अंदर ही राजा को और मंत्रियों को चंद्रमा दिखा देता है। जब राजा को उसके धोखे का ज्ञान होता है तो वो राघव चेतन को चित्तौड़ से निष्कासित कर देते हैं और राघव चेतन इसी अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाके पद्मिनी के कंगन का प्रतीक बनाकर पद्मिनी के रूप सौंदर्य का चित्रण अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष करता है और अलाउद्दीन खिलजी के हृदय में पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा तीव्र से तीव्रतर हो जाती है और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। कई वर्षों तक डेरा डालने पर भी वो चित्तौड़ के गढ़ को भीड़ नहीं पाते। इसके कारण छल पूर्वक राजा से संधि करने के लिए वार्तालाप आयोजित करते हैं, जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ महल के अंदर राजा के साथ संधि करते हुए शतरंज का खेल खेलता है और उसी शतरंज के खेल खेलते खेलते अलाउद्दीन खिलजी एक दर्पण में, एक कांच के अंदर पद्मावती के सौंदर्य को देख लेता है और उसी समय जब वो पद्मिनी के सौंदर्य को देखता है वो बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन जब संधि करने के उपरांत घर से बाहर आते हैं, बाहरी दरवाजे पे आते हैं, तो अलाउद्दीन का संकेत पाकर अलाउद्दीन के सैनिक राजा रत्नसेन को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, कैदी बना लेते हैं और अलाउद्दीन उन्हें लेकर दिल्ली चला जाता है। घोड़ा बादल की योजना के कारण पद्मिनी एक संदेश देती है कि वो राजा के हरम में आ जाएगी, लेकिन उससे पूर्व अपने पति राजा रत्नसेन से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन उन 700 पालकियों के अंदर जो महिलाएं बैठी हैं उन्हें राजा रत्नसेन से मिलने के लिए अनुमति देता है, किंतु यहाँ पर गौरा बादल ने जो योजना बनाई है कि उन 700 पालकियों में महिलाओं का वेश धारण करके जो क्षत्रिय बैठे हैं वो तत्काल राजा रत्नसेन को वहां से उनकी जंजीरों को तोड़ के वहां से लेकर भाग जाते हैं। अलाउद्दीन की सेना उनका पीछा करती है, लेकिन अलाउद्दीन की सेना को रोकने का कार्य करता है गौरा और गौरा के ही समान एक वीर बादल वो राजा रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ में आ जाता है। चित्तौड़ में आ जाने पर रानी पद्मावती उन्हें राजा देवपाल द्वारा जो दासी भेजी गई है, जो संदेश भेजा गया उसके बारे में कहते हैं। ये सुन के राजा रत्नसेन बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और राजा देवपाल पर युद्ध कर देता है। राजा देवपाल के साथ जो युद्ध हुआ उसमें राजा रत्नसेन और राजा देवपाल दोनों मर जाते हैं और राजा की मृत्यु होने के उपरांत रानी नागवती और रानी पद्मावती अपने प्रिय पति से मिलन की उत्कंठा में अपने प्रिय पति राजा रत्नसेन के साथ ही अग्नि में समा जाती है, अर्थात सती हो जाती है। इनके सती होने के उपरांत
अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करके जब दुर्ग के गढ़ के अंदर प्रवेश करता है तो अलाउद्दीन खिलजी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को ना ही पद्मावती प्राप्त होती है, ना ही अन्य कुछ वस्तु उन्हें प्राप्त होती है, बस राख। वो पारस रूप पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाता, उसे पद्मावती की राख ही नसीब होती है। हम इस क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पद्मावत के जो समासोक्ति रूपक प्रतीक योजना है और जिसके कारण पद्मावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, उस दोहरे अर्थ वाले इस पद्य को समझने की कोशिश करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं पद्मावत भाग 2 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सूफी काव्य धारा के जितने भी मैंने 6-7 एपिसोड बनाए हैं उनको नोट्स की तरह एक कॉपी पे लिखें, इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि सूफी काव्य धारा परीक्षा की दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रही है। धन्यवाद।